मेरे मित्र और साथी दिनकर ने अपनी पुस्तक के लिए जो विषय चुना है वह बहुत ही मोहक और दिलचस्प है। यह ऐसा विषय है जिससे प्रायः मेरा अपना मन भी ओत-प्रोत रहा है और मैंने जो कुछ लिखा है उस पर इस विषय की छाप आपसे आप पड़ गई है। प्रायः मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ, भारत है क्या, इसका तत्व या सार क्या है, उसका अस्तित्व क्या है और उसका क्रमिक निर्माण हुआ है तथा अतीत और वर्तमान विश्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ उनका संबंध क्या है। यह विषय अत्यंत विशाल है और उसके दायरे में भारत से बाहर के तमाम मानवीय व्यापार आ जाते हैं और मेरा विचार है कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस संपूर्ण विषय के साथ अकेला ही न्याय कर सके। फिर भी इसके कुछ विशेष पहलुओं को लेकर उन्हें समझाने की कोशिश की जा सकती है। कम से कम यह तो संभव है कि हम अपने भारत को समझने का प्रयास करें। यद्यपि सारे संसार को अपने सामने न रखने पर भारत विषयक जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वह अधूरा होगा। संस्कृत है क्या शब्दकोश उलटने पर इसकी अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। एक बड़े लेखक का कहना है कि संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनसे अपने आप को परिचित करना संस्कृत है। एक दूसरी परिभाषा में यह कहा गया है कि संस्कृत शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृत या शुद्धि है। यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। इस अर्थ में संस्कृत कुछ ऐसी चीज़ का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। फिर संस्कृत के कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेक राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर कुछ विशेष ढंग से मौलिक गुण विकसित कर लिए हैं। इस नक्शे में भारत का स्थान कहाँ पर है? कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृत, मुस्लिम संस्कृत और ईसाई संस्कृत की चर्चा की है। ये नाम मेरी समझ में नहीं आते। यद्यपि यह सच है कि जातियों और राष्ट्रों की संस्कृतियों पर बड़े बड़े धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव पड़ा है। फुल स्टॉप।